प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा का विषय है कहानी के आवश्यक तत्व और उनका विकास। कहानी की परिभाषा की भांति कहानी तत्वों पर भी विद्वानों में मूंडे-मूंडे मतिर्भिना और नजर अपनी-अपनी ख्याल अपना-अपना की स्थिति रही है। कारण यह है कि कहानी के साथ-साथ कहानी शिल्प भी निरंतर विकासशील और परिवर्तनशील रहा है। मूलतः कहानी के आवश्यक तत्व प्राय वे ही माने जाते हैं जो साधारणतः गद्य साहित्य विशेषकर उपन्यास के हैं। इस प्रकार कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य ही कहानी के आवश्यक तत्व हैं। निसंदेह कुछ विद्वान इनको दूसरे नाम देते हैं और कुछ इनमें अन्य तत्वों को भी सम्मिलित करते हैं। इसी से श्री विनोद शंकर व्यास इनको प्लॉट, रचना क्रम, शीर्षक, आरंभ और अंत, चरित्र चित्रण, वार्तालाप और भाषा शैली आदि नामों से पुकारते हैं। तो श्रीपति शर्मा देश काल और वातावरण को अलग मानते हैं और वर्णन शैली को नया तत्व मानकर इसमें समावेश करते हैं। एक और गिरधारी लाल शर्मा इसमें दृश्य, आरंभ, प्रभाव एक का समावेश करते हैं, तो नंद दुलारी वाजपेयी इसमें से संवाद और भाषा शैली को अलग कर देते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा इन तत्वों को मानते हुए भी इनमें शीर्षक और आरंभ अंत नामक दो अन्य तत्वों का समावेश करते हैं। तो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा आदि, मध्य, अंत और शीर्षक नामक दो तत्वों को और मिलाते हैं। यदि वाद विवाद से हटकर विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि कहानी के सभी तत्व इन्हीं 6 तत्वों में समाहित हैं जिनकी हम आज यहाँ विवेचना कर रहे हैं। तो कहानी के इन 6 तत्वों में सबसे पहले कथानक या विषय वस्तु। सर्वप्रथम आइए कथानक पर विषय वस्तु और प्लॉट भी इसी के पर्याय हैं। क्रमबद्धता, संघर्ष, विकासशीलता, कौतूहलता, संक्षिप्तता और स्वाभाविकता आदि श्रेष्ठ कथानक के आवश्यक गुण माने जाते हैं। कथानक जीवन के किसी भी पक्ष से लिया जा सकता है। यही कारण है कि पशु पक्षी जगत से लेकर आधुनिक परिवेश और भाव तक कहानी के कथानक का क्षेत्र बिखरा हुआ है। विन्यास की दृष्टि से शीर्षक, आरंभ, विकास और चरमावस्था अथवा अंत आदि इसके 4 भाग होते हैं। निश्चय ही शीर्षक प्रमुख घटना, पात्र के अनुकूल, संक्षिप्त, सरल और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। इसी प्रकार घटनाओं का विकासशील और श्रृंखलाबद्ध होना भी बहुत जरूरी है। इस संबंध में श्रीमती ग्रीस रस्तोगी ने कहा है एक जगह पर, प्रारंभिक काल में कथानक का अधिक महत्व था क्योंकि वही उसका प्रधान अंग था। विकास के साथ साथ कथानक गौण रूप में आने लगा। वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता गया। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के प्रभाव से तो कथानक की सत्ता उतनी आवश्यक ही न रही, वह सूक्ष्मतर होती गई। प्रेमचंद युगीन कहानियों और आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहानियों में ये अंतर स्पष्ट है, आज भी हम देख सकते हैं। फिर भी स्थूल और सूक्ष्म कथानक कहानी का प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि यही वह तत्व है जिससे कहानी के अन्य सभी तत्व समाहित रहते हैं। इस प्रकार से कथानक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व, जो पहला तत्व है जिसमें क्रमबद्धता, संघर्ष, विकासशीलता, कौतूहलता, संक्षिप्तता और स्वाभाविकता, ये श्रेष्ठ कथानक के आवश्यक गुण माने जा सकते हैं। कहानी के तत्वों में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है चरित्र अथवा पात्र चरित्र चित्रण। पात्र का कहानी में विशेष महत्व होता है। कहा तो यहां तक जाता है कि कथा साहित्य का मूलाधार चरित्र चित्रण ही है और कुछ नहीं। कथा की घटनाएं तो प्राय पात्रों के स्वभाव और प्रकृति से ही प्रसूत होती हैं। उसके वातावरण या देशकाल का निर्माण चरित्रों को स्वाभाविकता और वास्तविकता प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। कथोपकथन घटनाओं से भी अधिक चरित्र को ही प्रकाशित और व्यंजित करता है तथा कथा के उद्देश्य की महत्ता भी चरित्र में ही निहित होती है। आचार्यों ने कहानी के पात्रों के लिए संख्या की न्यूनता, स्वाभाविकता, घटनानुकूलता, सजीवता और जीवन के किसी विशेष रूप को मुखर करना आदि आवश्यक गुणों का निर्धारण किया है।
इसके लिए कहानीकार अपने पात्रों का नामकरण, वेशभूषा, क्रियाकलाप, मानसिक स्थिति आदि सभी का चित्रण करता है। निश्चय ही ये चित्रण विस्तृत नहीं होता, किंतु इससे पात्र का वास्तविक चित्र अवश्य मुखर उठता है। साथ ही साथ कहानी के पात्रों में कोई एक प्रधान पात्र होता है और शेष सभी उसी की चारित्रिक विशेषताओं को मुखर करने में सहायक होते हैं। ये पात्र सामाजिक, व्यक्तिक, ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ये आदर्श अथवा यथार्थ, स्थिति मतलब स्थिर और विकासशील, सामान्य और विशिष्ट कैसे भी हो सकते हैं। इनके चरित्र का उद्घाटन कहानीकार वर्णन, संकेत, कार्य व्यापार, संवाद, विश्लेषण और मनन, चिंतन आदि किसी भी प्रकार से कर सकता है। यहाँ ये स्पष्ट से लगता है कि जो पात्रों के लिए संख्या की न्यूनता दी गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्र चरित्र चित्रण में जो विशेष रूप से जरूरी है वो है पात्रों की न्यूनता, उनकी स्वाभाविकता, घटनानुकूलता, सजीवता और जीवन के किसी विशेष रूप को मुखरित करना। ये किसी भी पात्र चरित्र चित्रण के तत्वों में आवश्यक गुण माने जाते हैं। कहानी के तत्वों में जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन अथवा संवाद कहानी में नाटकीय तत्वों का समावेश है, किंतु फिर भी आवश्यक है। इसका प्रयोग कथा को विकसित करने, भाषा शैली का निर्माण करने एवं पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को मुखर करने आदि के लिए किया जाता है। अतएव कहानी में सजीवता, रोचकता, स्वाभाविकता, नाटकीयता और प्रभावपूर्णता लाने के लिए संवाद सर्वोत्तम सहायक है। जैसा कि श्रीमती ग्रीस रस्तोगी ने एक स्थान पर कहा है कि कथोपकथन में निम्न गुण होने चाहिए: संक्षिप्तता, नाटकीयता, क्षिप्रता यानी गतिशीलता, कथा अभिष्ट को स्पष्ट करने की क्षमता, सरलता, पात्रोनुकूलता, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता, जिज्ञासा उत्पन्न करने का गुण, कथा विकास की क्षमता, चरित्र चित्रण में सहायक और पात्र, घटना तथा देश काल के साथ उसकी संबद्धता। अर्थात ये जो गुण हैं, ये कथोपकथन में अर्थात संवाद में बहुत जरूरी है। प्राय ही इस संबंध में 3 शैलियां विशेष रूप से प्रचलित मानी जाती हैं: नाटकीय, मुद्रा, परिस्थितियों का संकेत, लेखक द्वारा और संबंधित कार्य व्यापारों के उल्लेख के साथ। आधुनिक कहानियों में प्राय इन्हीं का ही सम्मिलित रूप हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से कहानी के तत्वों में संवाद अथवा कथोपकथन का भी विशेष रूप से महत्व है। नंबर 4, कहानी का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है वो है वातावरण तथा देश काल। साधारणतया कथा से संबंधित जीवन, देश काल और परिस्थितियों को संचित कर कहानी में चित्रित करना ही वातावरण को उपस्थित करना होता है। यद्यपि इसका सर्वाधिक महत्व ऐतिहासिक कहानियों में दिखाई देता है, किंतु दूसरे प्रकार की कहानियों में भी स्वाभाविकता आदि आवश्यक गुणों को उत्पन्न करने में ये प्रोक्तः बहुत सहायक सिद्ध होता है। साधारणतः वातावरण में बाह्य और आंतरिक यानी पात्रों की अंतर्दशा का चित्रण, दोनों ही स्थितियां आ जाती हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि श्रीमती ग्रीस रस्तोगी एक स्थान पर लिखती हैं कि वातावरण के इन दोनों स्वरूपों को पृथक करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और वातावरण के आकर्षण व उत्सुकता के लिए दोनों का ही समावेश जरूरी है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो देश काल और वातावरण है वो स्वाभाविकता की दृष्टि से किसी भी कहानी के लिए महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध होता है। और इसमें किस प्रकार से वातावरण से भी प्राय जैसे किसी भी पात्र का बाह्य और आंतरिक जो विश्लेषण है, उसकी अंतर्दशा और बाह्य दशा का भी वह चित्रण करता, उन स्थितियों का वर्णन होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो किस कहानी के तत्वों में देश काल और वातावरण का भी बहुत विशिष्ट स्थान है। कहानी के तत्वों में जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली का है। भाषा शैली का महत्व सभी साहित्यिक विधाओं में होता है। कारण ये है कि कहानी के सभी तत्वों का प्रकटीकरण इसी के सहायता से होता है। कहानी की भाषा साधारण, अलंकार प्रधान,
गंभीर, किसी भी प्रकार की हो सकती है। भाषा चाहे बोलचाल की भाषा हो, चाहे क्लिष्ट भाषा हो, चाहे अलंकार प्रधान हो, व्यंजनात्मक हो, कैसे भी हो सकती है, किंतु पात्रानुकूलता, प्रभावोत्पादकता, व्यंजना शक्ति और स्वाभाविकता आदि उसके आवश्यक गुण माने जाते हैं। ये देखिए कि स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि भाषा कैसे भी हो, लेकिन वो भाषा जो कहानी में पात्र हैं उनके अनुकूल होनी चाहिए, और कहानी में जो एक प्रभाव डालने में उनका महत्व होना चाहिए, उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो ये एक किसी भी भाषा के लिए आवश्यक गुण है। इसी प्रकार शैली तत्व भी कहानी में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह रीति है जो कहानी के तत्वों को विविध रूपों में सज्जित कर पाठों के सम्मुख उपस्थित करती है। शैली का हस्तलाघव तथा उसकी विविध विधानात्मकता, ये कह सकते हैं सफलता, कहानी को साहित्य के सभी अंगों से पृथक किंतु महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। कहानी जगत में ऐतिहासिक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, नाटकीय, डायरी, वर्णन और मिश्रित आदि अनेक प्रकार की शैलियां प्रचलित हैं। फिर भी हर कहानीकार की शैली में अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं। देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से हम जब किसी भी कहानी की तात्विक विवेचना में भाषा और शैली को लेते हैं तो स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि भाषा चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो भाषा कहानी में प्रभाव को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। उसी प्रकार से शैली चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो ऐतिहासिक शैली हो, आत्मकथात्मक शैली हो, पत्रात्मक हो, नाटकीय शैली हो, डायरी, वर्णन या किसी भी प्रकार की शैली हो, लेकिन उस शैली का प्रभाव जो है वो कहानी में दिखाई देना चाहिए। और एक विशेष बात ये भी है कि हर लेखक की, हर रचनाकार की शैली अलग अलग होती है, व्यक्तिगत विशेषताएं उसमें निश्चित होती है रचनाकार की। तो अगला जो कहानी के तत्वों का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है छठा, उद्देश्य। कहानीकार अपनी कहानियों के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है वही उद्देश्य है। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी रचना, कोई भी कहानी, कोई भी अन्य विधा, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे काव्य हो, महाकाव्य, कोई भी निरुद्देश्य नहीं होता। उसमें रचनाकार का कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से भी कहानीकार कुछ न कुछ कहना चाहता है, वही उसका उद्देश्य होता है। प्रसिद्ध पाश्चात्य कहानीकार एडगर एलन पो तो इसी तत्वों को कहानी का मूलाधार मानते हैं। वो एक जगह पे कहते हैं कि पहले ये सोच लो कि तुम किस प्रभाव को उत्पन्न करना चाहते हो, बस उसी के आधार पर पात्र और घटनाओं को चुन लो, कहानी बन जाएगी। कहानी का उद्देश्य पूरे जीवन की मीमांसा करना तो नहीं होता, किंतु कहानी से उसके दृष्टिकोण का परिचय अवश्य मिल जाता है। मनोरंजन, शिक्षा, आदर्श स्थापना, यथार्थ दर्शन, चरित्रगत विशेषताओं को उद्घाटन अथवा विश्लेषण, व्यंग्य भाव आदि कुछ भी कहानी का उद्देश्य हो सकता है, किंतु ये विशेष देखने की बात है कि उद्देश्य में एकान्विति और प्रभाव शक्ति अवश्य होनी चाहिए। कहानी का सर्वोत्तम उद्देश्य यही होता है कि वह पाठक के हृदय को स्पर्श करे। यही कारण है कि ऐसी कहानियां ही अमर कहानियां बन पाती हैं। और यहाँ जब हम कहानियों की बात करते हैं तो प्रेमचंद की कहानियों की बात करते हैं, अज्ञे की कहानियों की बात करती हैं, या जो भी विशिष्ट जो कहानीकार हिंदी के उनकी बात करती हैं, क्योंकि उद्देश्य की दृष्टि से और शैलीगत दृष्टि से, या ये कह सकते हैं कि संपूर्ण कहानी के तत्वों की दृष्टि से उन कहानीकारों की जो कहानियां हैं वो अमर कहानियां बन गई हैं, और इसीलिए वे कहानी को एक अमर कहानीकार के रूप में वो पहचाने जाते हैं। इस प्रकार कहानी के ये जो ऊपर बताए गए जो तत्व हैं वे कच्चे पदार्थ हैं जिससे कहानी का निर्माण होता है। ये जो तत्व, जैसे हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल है जिससे किसी भी कहानी का एक निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि पहले कहा था कि इनके नाम में अंतर हो सकता है, किंतु उनके महत्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इतना तो अवश्य है कि देशकाल के साथ साथ इनके महत्व में अंतर अवश्य आए हैं। जहां तक प्रश्न है हिंदी कहानी का, प्रधानता के आधार पर हम देखते हैं कि आरंभ में कथा तत्व और उद्देश्य में मनोरंजन की प्रधानता रही है। प्रेमचंद युग तक आते आते कहानी में आदर्श, यथार्थ परक कथा, सामाजिक पात्र और मानव जीवन का प्रकटीकरण इसका उद्देश्य हो गया।
जैनेन्द्र आदि मनोवैज्ञानिक कहानीकार पात्रों के बाह्य जगत से अधिक उनके अंतर्मन को प्रधानता देने लगे। मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगा जैनेन्द्र के संदर्भ में कि पाठ्य पुस्तक में जो लगी हुई कहानी है जैनेन्द्र जी की पाजेब, उसमें भी उसी तरह, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहानी है, किस प्रकार से पात्र के बाह्य जगत से अधिक उसके अंतर्मन को प्रधानता देती है कि अंतर्मुखी जो स्थिति है पात्र की उसको स्पष्ट करती है। आज का नया कहानीकार एक और तो कहानी को तत्वों में बांटकर ही नहीं देखता, दूसरे इस परंपरागत तत्वों को नकारता भी है। उसकी कथा में आधुनिक भावबोध और आधुनिक प्रवेश, पात्रों का विशेष मध्य और निम्न वर्गीय पात्रों का कुंठित मन, नई नई समस्याएं अथवा नव वातावरण आदि का प्राधान्य है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि कहानी की भांति उसके तत्वों का प्राधान्य भी युगानुरूप करवट ले रहा है, अर्थात युग के साथ कहानी भी अपने आप को बदल रही है, उसके तत्व भी बदलते जा रहे हैं, उसकी शैली भी बदलती जा रही है। यही उसकी नवीनता है और यही उसका विशिष्टता है। अर्थात कहानी एक कोई रचनाकार काल क्रम जैसे जैसे बदलता है, युग जैसे जैसे बदलता है, उसके युगानुरूप ही कहानी अपनी शैली को, अपने तत्वों को या अपनी विशिष्टता को बदलती रहती है। उसमें एक तरह की नवीनता आती रहती है, आधुनिकता आती रहती है। उसके अंदर जो समाये हुए बेम प्रतीक हैं उनमें भी एक नयापन हमें निरंतर काल के बदलने के साथ साथ दिखाई देता है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ हिंदी कहानी के या विशेष रूप से कहानी के तत्वों, आवश्यक जो तत्व होने चाहिए उनके ऊपर चर्चा की। आज इतना ही, धन्यवाद।